नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रियता मोली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे क्योंकि सीटेट के एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। यानी कि अगर हमें किसी को अपने मन के भावों को, अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करने हैं तो हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम सुन करके या पढ़ करके दूसरों के विचारों को, उनके भावों को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे ये चार स्किल्स कौन कौन से हैं, ये अंडरलाइन भी किया है मैंने, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, ये हमारी चार स्किल्स हैं। ठीक है। तो इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होता है, ठीक है, इसको भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारी ये चारों स्किल्स हैं ये डेवलप हो, हमारी इनका विकास हो और हम इन स्किल्स में दक्षता प्राप्त करें। दक्षता यानी कि हम कह सकते हैं मास्टरी या निपुणता प्राप्त करें। ठीक है, कि हम अच्छी तरीके से इन स्किल्स का प्रयोग कर सकें। ठीक है। तो यही क्या होता है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। यानी कि जो ये हमारे चारों स्किल्स हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और अगर किसी एक भी स्किल्स में किसी भी प्रकार का इफेक्ट जो उसका होता है, यानी कि किसी भी स्किल्स में अगर हमारी कमी है तो वो दूसरी स्किल को क्या करती है, इफेक्ट कर देती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमारे सुनने की क्षमता नहीं है अच्छी, यानी कि हमारी जो स्किल है लिसनिंग स्किल है जो, ठीक है, तो क्या है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम सुन नहीं पाते, तो इससे क्या होगी प्रॉब्लम कि हम सुन नहीं पाएंगे तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि किस अक्षर को हमें कैसे बोलना है, या हम वो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, हम उसके विचारों को तो व्यक्त ही समझ ही नहीं पाएंगे ना, ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें अक्षर का ही ज्ञान नहीं होगा कि हमें किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करना है बोलते समय, है ना, क्योंकि उसको वो सुन ही नहीं पाता है। और आप जानते हैं कि हमारी जो भाषा का विकास होता है वो समाज में रहकर दूसरों को सुन करके हमारे अंदर भाषा का विकास होता है। लेकिन अगर सुन ही नहीं पाएगा तो वो सुनेगा भी नहीं, ना ही उसको आएगा और ना ही वो कुछ बोल पाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने उसको इफेक्ट किया ना, कि जो लिसनिंग स्किल थी उसने किसको इफेक्ट किया, हमारी स्पीकिंग स्किल्स को भी इफेक्ट किया ना, कि हम समझ ही नहीं पा रहे वो क्या बोल रहा है और हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम किस भाषा को बोल रहे हैं या किसी अक्षर की क्या ध्वनि है। फिर आता है भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा श्रवण कौशल, सेकंड है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करना। श्रवण कौशल था सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है। थर्ड है हमारा पठन कौशल, यानी कि पढ़कर क्या करना, अर्थ ग्रहण करने का कौशल, यानी कि जैसे कि अभी आप ये पढ़ रहे हैं नोट्स, तो जिसने भी ये बुक लिखी होगी तो उसके विचारों को आप क्या कर रहे हैं, पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को सुन रहे हो ना। तो ये क्या हुआ, सुन रहे हो आप, ये चीज क्या हुआ, हमारा लिसनिंग स्किल हुआ। और जब आप ये पढ़ करके क्या कर रहे हो, उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, हमारा पठन कौशल। फिर आता है हमारा लेखन कौशल, यानी लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, कि जब हम बोल नहीं सकते या कुछ भी तो हम क्या करते हैं, लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
फिर आता है भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को उपरोक्त चारों कौशल में दक्ष बनाना है। ठीक है, यानी कि जो हम ये भाषा शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो संबंध केवल ये नहीं कि बस आपको नॉलेज दे दिया या आपको बस इंफॉर्मेशन दे दी, बल्कि आपको इस भाषा सीखने के लिए, यानी कि सीखने वालों को हमेशा क्या आनी चाहिए, चारों जो कौशलों का उनमें विकास हो, निपुणता प्राप्त करें उसमें। ये नहीं कि बस इंफॉर्मेशन दे दी, नॉलेज दे दी, हो गया, नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि आपको क्या करना, उस पर दक्ष करना, आपको निपुण बनाना इन चारों कौशलों में। ठीक है, श्रवण एवं पठन कौशल ग्राहत्मक कौशल तथा अन्य दोनों वाचिक एवं लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट आया है कि श्रवण एवं पठन कौशल को ग्राहत्मक कौशल कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्राहत्मक? क्योंकि क्या किया हमने, दूसरे के विचारों को ग्रहण किया ना। ठीक है, ग्राहत्मक इससे समझ में आ रहा है कि हमने सुनकर दूसरों के विचारों को क्या किया, ग्रहण किया, पढ़कर हमने दूसरों के विचारों को ग्रहण किया, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ग्राहत्मक कौशल। और वाचिक व लेखन कौशल को क्या कहते हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल कहते हैं, यानी कि बोल करके, लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये इसलिए इसको क्या कहा गया है, अभिव्यंजनात्मक कौशल कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं पहली स्किल्स के बारे में, यानी कि श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल का संबंध कर्ण अर्थात कानों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कान से ही तो सुनते हैं। ठीक है, श्रवण शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि सुन करके ही क्या करता है व्यक्ति, जो भी उसको जिस भी विषय के बारे में करना है, या हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। जैसे कि देखिए, कोई भी कविता है या कोई कहानी है, ठीक है, कोई भी डिबेट चल रहा है, कोई भी बात हो रही है, तो इन सब का ज्ञान हमें किसके द्वारा हो रहा है, सुन करके प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और उससे सुनने से क्या हो रहा है कि हमें उनके विचार भी पता चल रहे हैं, उसका अर्थ भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर है कि यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है, श्रवण इंद्रियों में यानी कि सुनने में अगर क्या है, किसी भी छात्र को परेशानी है, तो वह ना भाषा के वाचिक कौशल को सीख सकता है और ना ही बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक जो सभी स्किल्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है, अगर एक में कमी है तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करेगी। अब देखिए, वो बच्चे क्या है, इसको सुनाई नहीं देता है। अब सुनाई नहीं देता है तो शुरू से ही अगर उसको सुनाई नहीं देता है बच्चे को, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना कि किस अक्षर को हमें कैसे बोलना है, कैसी ध्वनि निकलेगी, तो समझ ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या होता है कि इससे क्या होगा, वो सुन नहीं पाएगा, अपने विचारों को ना तो बोल पाएगा और ना ही वो किसी के विचारों को सुन तो सकता ही नहीं है, ना ही उसको ज्ञान होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका भाषा ज्ञान क्या होगा, शून्य के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण के द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, फिर आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारा श्रवण कौशल है, तो इसके शिक्षण का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला आता है कि बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। यानी कि जन्म से ही जब बच्चा होता है तो क्या होता है, वो अपने आसपास लोगों को बात करते हुए सुनता है। ठीक है, और क्या होता है, उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो वो वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, एकत्रित होने लगती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप जानते हैं कि समाज में ही हमारी भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो यही बता रखा है कि जो बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसके अंदर भाषा का विकास होने लगता है। ठीक है, फिर है श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। ठीक है, यानी कि ये एक बेस है।
और स्किल्स का ये बेस है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखा आपने कि वो सुन नहीं सकता, तो सुन नहीं सकता तो क्या होता है, वो बोल भी नहीं सकता। ठीक है, वो सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता है, ना ही लिख सकता है। तो क्या हुआ कि लिसनिंग स्किल क्या है, सभी स्किल्स की क्या है, एक बेसिस है, हम कह सकते हैं बेसिक। फिर है, इससे ध्वनियों की सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, सुनने से क्या होता है, हमें पता चलता है, ध्वनियों के बीच में हमें अंतर पता चलता है। कैसे, अब जब हम छोटी क्लास में होते हैं, जब हम आ से अनार ही सीख रहे होते हैं बनाना, तो टीचर हमें जब ये हमें आ से ज्ञा तक क्या करता है, बोल बोल के पढ़ाता है ना, एक एक अक्षर को हमें बार बार रिपीट करवाता है, एक ही अक्षर को कुछ दिन, ताकि बच्चों को अच्छे से पता चले और उन्हें लिखना भी आए और वो समझ भी पाए कि हमें इस अक्षर को कैसे बोलना है। ठीक है, या फिर साथ ही जैसे हम बच्चों को मात्राएं सिखाते हैं, तो मात्रा सिखाते समय क्या होता है कि जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कहूँ, तो अगर हम बच्चे को आ की मात्रा सिखा रहे हैं, या हम चलो छोटी की मात्रा सिखा रहे हैं, छोटी और बड़ी की मात्रा में क्या होता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे को सिखाएंगे कि अगर आपका किसी भी शब्द में क्या होता है, जैसे छोटी की मात्रा आती है, तो क्या होता है, जिस पे भी वो मात्रा लगी होती है उस अक्षर को हम कम समय में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं बच्चों को छोटी की मात्रा, तो हम बताएंगे जैसे कि दिन, तो हमने क्या किया, द को खींच के नहीं बोला, उसको कम समय में बोला, हमने बोला दिन। ठीक है, गिन, तो क्या हुआ, उससे बच्चे को पता चला कि छोटी की मात्रा जिस पे भी आएगी तो उस पे बोलने में कम समय लगता है। अगर हम बड़ी मात्रा सिखा रहे हैं, तो बच्चे को बोलेंगे कि अगर बड़ी मात्रा हम सीख रहे हैं, अगर बड़ी मात्रा किसी भी शब्द में आती है, तो जिस भी अक्षर पे वह बड़ी मात्रा लगी होती है, तो उस अक्षर को हम थोड़ा खींच कर बोलते हैं, थोड़ा लंबे समय बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ सीढ़ी, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते ना सीढ़ी, हम क्या बोलते हैं, सीढ़ी, क्योंकि उसमें क्या लग रही है, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, उसको बोलने में अधिक समय लग रहा है, तो यानी कि उस पर क्या आएगी, बड़ी की मात्रा। मतलब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि इससे क्या होता है, बच्चों को अंतर पता चलता है कि कौन सी ध्वनि कहाँ पे आएगी, अगर ये ध्वनि आ रही है तो हमें कौन सा अक्षर लिखना है। ठीक है, फिर आता है, इससे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है, इससे भाषण कौशल का विकास होता है, क्योंकि सुनने से, मैंने आपको बताया कि हमारी जो भाषा का विकास होता है समाज में, सुनने से अधिक होता है विकास, क्योंकि हम क्या करते हैं, सीखते हैं, नए नए शब्दों को लगातार प्रतिदिन सीखते हैं और हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ों का हम अनुसरण करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं कि उसने ये शब्द बोला है, तो हम भी क्या करते हैं, हम एक नया शब्द सीखते हैं और उसको हम बोलते हैं। फिर आता है कि इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है, यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि हमने सुना, हम सुन के किसी की बात को लिख रहे हैं, जैसे टीचर हमें डिक्टेशन बोल रहा है, तो सुना बच्चे ने और फिर क्या किया, उसको लिखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इसके हम उद्देश्य पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि श्रुत सामग्री को भली भांति समझकर, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि सुन के ही क्या हो, बच्चे समझ जाएं कि इसका अर्थ क्या है या क्या बोला जा रहा है, हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो ये बच्चों की योग्यता विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। सेकंड है, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, ताकि बच्चे क्या है, सुने उन चीज़ों के बारे में, भाषा को सुने। ठीक है, जो भी हमारे साहित्य है उनके बारे में कोई कहानी, कविता, पाठ कुछ भी सुन रहे हैं, तो इससे क्या है कि सुन के क्या होगा, उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा अपने साहित्य के प्रति। थर्ड है, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे सभी क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिर है, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। ये सबसे बड़ा होता है कि आज के टाइम पे अगर हमें कोई कुछ बोल दे कि थोड़ी देर आपको यहीं पे बैठे रहना है, तो हम नहीं बैठ पाते। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो हम लोग नहीं बैठ पाते इतना, है ना। अगर हम शुरू के 5-10 मिनट बैठ भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम सुन ही नहीं सकते हैं, हम बोर होने लग जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं, है ना, नहीं सुनते हम लोग।
तो ऐसा ना हो, हम सुन सकें चीज़ों को, ठीक है, कि अच्छे से ध्यान पूर्वक हम किसी की बातों को सुन सकें, ठीक है। तो ये स्किल क्या करना, बच्चों में डेवलप करना, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना इसका उद्देश्य होता है। फिर ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कि मन से अच्छे से ध्यान लगा कर हम किसी की बातों को सुने। विश्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता विकसित करना, कि हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं ना, हम देखते भी न्यूज़ सुनते भी हैं, तो क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने विचार बोलने लगते हैं, ये तो ऐसे करेंगे, नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी चीज़ें, तो क्या होता है कि हमारे मन में विचार आते हैं, हमने सुना उस चीज़ को, अपने भाव प्रकट किए, अपने विचार प्रकट किए, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे उनमें लोगों में क्या करना, डेवलप करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। फिर आता है छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक बौद्धिक विकास करना, स्वराघात, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, क्योंकि सुन के पता चलता है ना कि कहाँ पे हमें किस तरीके से बोलना है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें रुक कर बोलना है, कैसे शब्द को प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ऐसे उनकी हम सुने भी और अर्थ भी ग्रहण करें, ठीक है। तो ऐसी योग्यता का विकास करना, भाव अनुभूति कर सकना, भाव अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकता है, कि अगर कोई कुछ बोल, जैसे कि हम पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं ना, पोएम्स पढ़ते हैं, किसी की कविता पढ़ते हैं, किसी लेखक की, तो क्या होता है कि जो वो लिखा होता है तो उसके कुछ भाव होते हैं, ठीक है। वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा होता है, तो क्या होता है, उसको पढ़ करके या हम उसको सुन करके क्या करते हैं, उसके भाव को समझ पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है कवि, है ना। तो भाव अनुभूति कर सकना, ठीक है, कि जो लेखक है जो क्या भाव प्रकट कर रहा है इस कविता के द्वारा, सुन करके ये भाव की अनुभूति विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना इसका उद्देश्य होता है। फिर आता है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो इसकी शिक्षण विधियाँ क्या हैं, कि हम क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहला आता है स्वस्वर वाचन, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि सुन करके, जैसे टीचर होता है ना, टीचर रीडिंग करता है तो बच्चों को बोलते हैं ना कि वहाँ पे फिंगर रखो, जहाँ जो भी मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे फिंगर रखो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है ना कि कौन से अक्षर को मैम क्या बोल रही है, तो बच्चों को पता चलता है कि हमें कैसे बोलना है, मैम क्या बोल रही है। तो हम सुन करके क्या करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं और फिर सही शुद्ध रूप में उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वस्वर वाचन। फिर आता है हमारा सेकंड आता है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि क्लासरूम में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते क्या करना, अचानक से बच्चों से क्वेश्चंस पूछना, जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि बच्चे कितना आपकी बात को सुन रहे हैं, और फिर बच्चों में डर भी पैदा हो जाता है कि अगर हमने ध्यान से नहीं सुना तो मैम अभी हमें मारेंगी, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, बच्चे ध्यान देते हैं पढ़ने में। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि पढ़ाते समय भी क्या करते हैं, इस विधि को अपनाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को, कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगो। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे ध्यान नहीं भी दे रहे होंगे वो भी ध्यान देने लग जाते हैं। सेकेंड है कहानी कहना व सुनना विधि, यानी कि बच्चों को कहानी सुनाए अध्यापक और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुनाए, जिससे पता चलता है कि बच्चे आपकी कहानी को सुन रहे थे ध्यान से कि नहीं सुन रहे थे, है ना। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि लिसनिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है टीचिंग के थ्रू, है ना। श्रुत लेख विधि में क्या होता है कि बच्चों को डिक्टेशन दे रहे हैं, उनके लेखन कौशल को विकसित करने का ये साधन है। वैसे तो देखते हैं हम डिक्टेशन के द्वारा क्या होता है कि बच्चों को शुद्ध रूप से लिखना आता है, लेकिन इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है, क्योंकि सुनकर लिखना होता है, और जो छात्र ध्यान से सुनेगा तो वो सही से लिखेगा भी, और जो नहीं सुनेगा सही से
तो वो लिखेगा भी गलत, है ना। तो इससे हमें उसके बारे में पता चलता है कि बच्चे सही से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते भाषण विधि में भी यही होता है कि भाषण विधि जो उसको क्या है, लिसनिंग स्किल्स को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो बच्चे ध्यान से सुने। तो इसलिए जैसे अगर आप भाषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, भाषण देने से पहले बच्चों को बताया जाए कि आप इस विषय पर आप भाषण देंगे, और जब भाषण दे दिया जाएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपके भाषण को ध्यान से सुनेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, है ना। तो इसलिए क्या होगा, बच्चे आपके भाषण में ध्यान देंगे। तो ये जो ये विधियां मैंने बताई हैं ये यूज की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को देख करके, सुन के, या हम कह सकते हैं ऑडियो विजुअल, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो एड्स हम यूज करते हैं ना, उसके बारे में जैसे पहला दे रखा है यहाँ पे टेप रिकॉर्डर। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप इसमें से नोट्स देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर, यानी कि टेप रिकॉर्डर की सहायता से क्या कर सकते हैं हम कि किसी भी विद्वान के विचार है, जिसने कुछ भी नॉलेजेबल कुछ भी बात कही है, जो भी हम बच्चों को सुनाना चाहते हैं, तो हम टेप रिकॉर्डर के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि वो सुने उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि टेप रिकॉर्डर जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, तो स्कूल इसका एफर्ट कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर क्या होगा कि इससे बच्चों में लिसनिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। रेडियो में भी क्या होता है, बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम भी आते हैं, आप देखते होंगे कि एजुकेशन रिलेटेड भी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। और आप लोगों के एंटरटेनमेंट्स के लिए भी उसमें प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके थ्रू हम बच्चों का लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। चलचित्र यानी कि सिनेमा में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, यानी कि इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। और टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम भी श्रवण कौशल के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि आप जैसा देखते होंगे कि बच्चों को अपने बुक्स के लेसन नहीं याद होते, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग दोगे तो बच्चे को वो नहीं याद होंगे। लेकिन अगर अभी आप उसको कुछ पिक्चर दिखा दोगे ना, तो क्या होगा, वो तुरंत आपको पूरी स्टोरी बता देगा, उसको पूरी स्टोरी याद हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ बच्चों पे ही नहीं, ये हर किसी का होता है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें बड़ी जल्दी याद हो जाती है, और अगर वैसे कुछ पढ़ना होता है तो याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो सिनेमा है वो भी एक शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि बहुत सी एजुकेशनल हमारी पिक्चर्स आती हैं, मूवीज़ आती हैं ना, तो हम उसके थ्रू भी बच्चों का एक लिसनिंग स्किल भी डेवलप करते हैं, ठीक है। वीडियो है, कोई भी टॉपिक आपको जो भी पढ़ाना चाहते हैं, और वीडियो के थ्रू क्या है, जैसे कि अभी यही है, मैं ही वीडियो बना रही हूँ उसकी, और मैं आपको ये दिखाऊंगी, आप भले इसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, है ना, और आप सुन भी तो रहे हो, है ना। इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड करके जो भी आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ रिकॉर्ड करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों का लिसनिंग स्किल डेवलप होता है। और कंप्यूटर तो एक आज के टाइम पे एक बहुत ही विज्ञान के युग में सबसे उपयुक्त कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, इसने हमारे जीवन में एक तरह से बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं, ठीक है। इसकी सहायता से क्या होता है, छात्र श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं हम कंप्यूटर के थ्रू। कोई भी भाषण है, कोई भी स्पीच है, वीडियो है, या कोई भी हमें शैक्षिक कार्यक्रम है, कुछ भी हमें करने होते हैं, हम उसके थ्रू बच्चों का लिसनिंग स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हम प्रोजेक्टर भी आजकल ज़्यादातर स्कूल में यूज़ होने लगा है कि प्रोजेक्टर के थ्रू भी बच्चों को चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये था आज के हमारी ये सारे टॉपिक अब खत्म हो चुका है। ये था हमारा आज का केवल लिसनिंग स्किल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू, और मिलती हूँ मैं आपको किसी एक न्यू वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।